अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी तो आपको पता ही है कि डेंसिटी होती है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें और एक टर्म हमारे पास आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज ए पैकिंग फ्रैक्शन। पहले हम देखेंगे बेटा पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन ध्यान देना, सपोज ये हमारे पास कोई एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल हमारे पास कोई है। अब इस यूनिट सेल का जो टोटल में वॉल्यूम है सपोज दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10 लीटर्स। यूनिट सेल है, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने कितना लिया बेटा 10 लीटर्स। अब इस यूनिट सेल में अगर मैं एटम्स को बेटा पैक कर लेता हूं, आई विल पैक द एटम्स। ये हमारे पास एटम 1, ये हमारे पास एटम 2, ये हमारे पास एटम 3 और ये हमारे पास एटम 4। हमने बेटा एटम्स बेटा पैक किए इस यूनिट सेल में, लेकिन जब हमने पैकिंग की ना एटम्स, जो ये वाला पोर्शन हमारे पास है इसको मैं बेटा शेड कर लेता हूं, इस वाले पोर्शन को, जो ये शेडेड वाला पोर्शन हमारे पास है, ये वाला पोर्शन, या यहां से ये वाला है, या यहां से ये वाला पोर्शन, जो ये शेडेड पोर्शन हमारे पास है, ये वो वाला पोर्शन हमारे पास है जो अनऑक्युपाइड है, जो ऑक्युपाई नहीं हुआ। तो टोटल में वॉल्यूम कितना है 10 लीटर्स। तो 10 लीटर्स के 10 लीटर्स बेटा ऑक्युपाई नहीं हुए, 10 लीटर्स में से कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ, और जो ये मैंने येलो शेड किया ना, ये वाला वो वाला पोर्शन है जो अनऑक्युपाइड है। अब टोटल वॉल्यूम कितना था 10 लीटर्स। अब 10 लीटर्स में से कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। यानी पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपली मतलब होता है कि टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना अवेलेबल है, उस वॉल्यूम में से बेटा कितना ऑक्युपाई हुआ बाय द एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। यानी पैकिंग फ्रैक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन होता है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम occupied by the atoms in a unit cell, यानी टोटल वॉल्यूम में से बेटा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। अब ध्यान देना बेटा, तो जब भी हमारे पास एक यूनिट सेल होते हैं ना, यूनिट सेल में बेटा हमेशा होते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जब भी हम बोलते हैं ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स, वो एक्चुअली वहां पर क्या होता है बेटा, बेसिकली दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जो हमने बेटा इससे पहले कैलकुलेट किया है। पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, यू कैन राइट इट एज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। लेकिन बेसिकली वो कौन से एटम्स वहां पर होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, volume of effective number of atoms divided by volume of the unit cell, volume of the unit cell। effective number of atoms किसके बराबर होते हैं, Z के बराबर। volume of effective number of atoms divided by volume of the unit cell, that is called as packing fraction। उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, packing fraction। suppose volume of one atom, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एक्स। एक एटम का वॉल्यूम किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अगर मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2x ऑब्वियसली। तो इसी तरीके से मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ 3 एटम्स, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ 3 एटम्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। वॉल्यूम ऑफ 100 एटम्स, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 100x, वही लिखोगे ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू Z इंटू एक्स। Z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जहां पर हमने बोला ना वॉल्यूम ऑफ 1 एटम दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स और सिंपली x। वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स यू राइट इट एज 2x। 2 क्या है, 2 इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड x क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। वॉल्यूम ऑफ 3 एटम्स क्या है, 3x। 3 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, x क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम।
इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ 100 एटम्स वो किसके बराबर है 100 इंटू एक्स। 100 क्या है बेटा नंबर ऑफ एटम्स, एक्स क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स। जेड क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इंटू एक्स क्या है वॉल्यूम ऑफ वन एटम। यानी वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स। एक्स क्या है वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो कैन यू राइट इट एज पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू जेड। जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम divided by volume of the unit cell. You consider the volume of unit cell is equal to V. हम ये मान के चलते हैं कि volume of the unit cell किसके बराबर है V के बराबर। Then you can simply write packing fraction is equal to Z into हम बेटा एटम्स को मान के चलते हैं स्फीयर्स, हार्ड स्फीयर्स। जो में हम एटम्स पैक करते हैं ना हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एटम्स हमारे पास है दीज आर हार्ड स्फीयर्स। फिर एक एटम का वॉल्यूम किसके बराबर होगा स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वी। वी क्या है वी इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। दिस विल इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो जेड क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या सिंपली नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाई वी। वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये हुआ बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। और दूसरा इसी के साथ जो है दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको बेटा पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना होगा दैट इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल गिव यू द पैकिंग एफिशिएंसी। यानी पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होता है पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से दैट बिकम्स परसेंट। पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे पास होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है बेटा दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी डेंसिटी जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास किसका है एटम्स का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यानी मास ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि यूनिट सेल में बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। या आप सिंपली लिखोगे वहां पर मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। वो तो आपने बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया कि यूनिट सेल में बेटा कॉर्नर्स पे होते हैं, फेस सेंटर पे होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो कैन यू राइट इट एज इट इज सिंपली इक्वल टू डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू। ध्यान देना अगर मैं मान के चलूंगा मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एक्स। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू सपोज इट इज इक्वल टू एक्स। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं ना मास ऑफ टू एटम्स किसके बराबर होगा 2x 2 इंटू एक्स। ये होगा ना 2 क्या है बेटा 2 इज द नंबर ऑफ एटम्स। x क्या है मास ऑफ वन एटम। अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ 10 एटम्स तो आप क्या सिंपली बोल दोगे इट इज इक्वल टू 10x। 10 क्या है नंबर ऑफ एटम्स मास ऑफ 10 एटम्स। 10 इज द नंबर ऑफ x क्या है मास ऑफ वन एटम। इसी तरीके से मास ऑफ 100 एटम्स तो हम क्या बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। 100 क्या है बेटा 100 इज द नंबर ऑफ एटम्स। x क्या है मास ऑफ वन एटम। अगर मैं बोल दूंगा मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू z इंटू एक्स। z क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल और x क्या है मास ऑफ वन एटम। तो जो हमने बोला यहां पर मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगा z इंटू एक्स। एक्स हमने क्या लिया मास ऑफ वन एटम। कैन यू राइट इट डेंसिटी विल बी इक्वल टू z इंटू मास ऑफ वन एटम
divided by volume of the unit cell. Volume of the unit cell you write it as equal to V. एक एटम का मास हमने कितना माना है? X. अगर मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 15x. 15x is the mass of how many atoms? It is the mass of 15 atoms. अगर मैं लिखूंगा 20x, it is the mass of how many atoms? It is the mass of 20 atoms. ध्यान देना. अगर मैं यहां पर लिखूंगा मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. कैन यू से दिस इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स? ये पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी यहां से यहां तक. दिस इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, यानी मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स. क्योंकि मास ऑफ वन एटम, सिंपली मास ऑफ वन एटम ऐसे अगर हम लिखे मल्टीप्लाई बाय एनी, दिस इज कॉल्ड एज अ मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास. दैट विल बिकम इक्वल टू मोलर मास. उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा मास? मोलर मास. तो मास ऑफ वन एटम किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ वन एटम विल बिकम इक्वल टू एनी, बेटा इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड 1/Ne इंटू मोलर मास. मोलर मास की जगह हम क्या लिखेंगे? M. Na इज द एवोगैड्रोस नंबर जिसका वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो ये इक्वेशन किसके बराबर बन जाएगी? 1/Ne. 1/Ne. Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू M. M कौन सा मास? मोलर मास. और 1/Na का वैल्यू जो होता है इट इज इक्वल टू M इंटू 1/Ne का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24. दिस इज द मास ऑफ वन एटम, यानी मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू M. M इज मोलर मास इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24. तो कैन यू राइट डेंसिटी किसके बराबर होगा? Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इंटू मास ऑफ वन एटम. मास ऑफ वन एटम की जगह क्या लिखोगे? M इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24 डिवाइडेड बाय V. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द. Therefore डेंसिटी की इक्वेशन अगर आप देखोगे, डेंसिटी विल बिकम इक्वल टू Z इंटू M इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24 डिवाइडेड बाय V. V इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यानी डेंसिटी पैकिंग फ्रैक्शन की कौन सी इक्वेशन आपके पास थी? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई V. V इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. डेंसिटी की इक्वेशन कौन सी आपके पास है? Z इंटू M इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24 डिवाइडेड बाई V. V इज द वॉल्यूम ऑफ द. ये डेंसिटी के यूनिट्स होंगे बेटा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में और ग्राम पर क्यूबिक मीटर में. या तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा या तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब अगर हम बात करेंगे बेटा टेक्स्ट बुक की, वहां पर बेटा 3 यूनिट सेल्स हमारे पास है. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल. जहां पर आपको बेटा पैकिंग फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी होगी एंड नंबर 3 डेंसिटी भी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. अगर हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ध्यान देना यहां पर बेटा, इट इज ए क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. वही होता है क्यूबिक. तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है, प्रिमिटिव की जब हम बात करेंगे ना, द एटम्स ऑक्युपाई द कॉर्नर पोजिशंस. एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजिशंस. यानी एटम्स कहां पर प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर पोजीशंस पे. खाली एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पोजीशंस पे. सर मुझे पहला पॉइंट इसमें बताओ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज Z, जिसको आप बोलते हो, दैट इज इक्वल टू 1. ये इसे आपने कैलकुलेट किया. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, जहां पर हमने प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंट्रोइड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पर हमने डिस्कस की.
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है, दैट इज 1। जेड का वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसमें एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पोजीशंस पे बेटा, इस तरीके से कॉर्नर पोजीशंस पे एटम्स होते हैं। और यहां से लेकर अगर एक एटम की हम रेडियस मान के चलेंगे r, इसकी भी रेडियस क्या है r, दिस इज एज लेंथ, यहां से यहां तक बेटा ये है ना एज लेंथ, एज लेंथ किसके बराबर है, a। यानी एटम जो होते हैं ना, एडजेसेंट एटम जो होते हैं, दे टच ईच अदर, वो आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। एडजेसेंट एटम्स टच ईच अदर, एटम्स टच ईच अदर, एडजेसेंट एटम्स बेटा आपस में टच कर रहे हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, एज लेंथ किसके बराबर है, एज लेंथ इज इक्वल टू ए, मगर आपको पता है एज लेंथ ये है ना, बट दिस ए यहां से यहां तक, ये ए किसके बराबर है, 2r के बराबर, ए इज इक्वल टू 2r, ए किसके बराबर है, 2r के बराबर होता है। जरा मुझे बताओगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2r का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू 8r क्यूब। तो अगर आपको बेटा कैलकुलेट करना होगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड, जेड का वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, दैट इज व्हाई यू राइट इट एज ए क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 8r क्यूब। r cube and r cube will get cancel out, 4 1r 4 2r, that becomes equal to pi divided by 3 into 2, that is 6, pi by 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 0.523। तो पैकिंग अगर आप देखोगे, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0.523। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 52.3%। पैकिंग एफिशिएंसी इतनी होगी 52.3%, यानी पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, 52.3% इज ऑक्युपाइड, यानी परसेंटेज ऑफ स्पेस अनऑक्युपाइड, यानी अनऑक्युपाइड स्पेस कितनी है, दैट विल बिकम इक्वल टू, इतना ऑक्युपाइड है 100 में से, इतना ऑक्युपाइड है, तो अनऑक्युपाइड कितना होगा, 100 माइनस 52.3, दैट कम्स आउट टू बी 774, 47.7% इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस अनऑक्युपाइड। अब नेक्स्ट अगर आपको कैलकुलेट करना होगा बेटा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में डेंसिटी, डेंसिटी विल बी इक्वल टू जेड, जेड का वैल्यू क्या है 1 इंटू एम, एम क्या होगा, मोलर मास होगा उस एटम का, जो भी हमारे पास आयरन एटम्स, गोल्ड एटम्स, सिल्वर एटम्स, जो भी एटम्स, कॉपर एटम्स, जो भी एटम्स हमारे पास होगा, जेड इंटू एम इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज वी, और सिंपली यू कैन राइट इट एज ए क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो ना, यू कैन सिंपली राइट इट एज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर। अगर ये सेंटीमीटर में है देन इट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में है देन इट इज ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये किस यूनिट सेल की हमने बात की, ये बेटा हमने बात की प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। अब नंबर सेकंड यूनिट सेल जो है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है,
तो अगर मैं यहां पर फेस दूंगा बेटा, सपोज ए बी सी एंड डी, एक फेस की हम बात करेंगे। जो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है ना, वहां पर एटम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एक तो एटम्स होते हैं कॉर्नर पोजीशंस पे, एंड द एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में आपको पता है, फेस सेंटर यूनिट सेल में आपने इससे पहले कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 4, यानी Z का वैल्यू किसके बराबर है? 4 के बराबर। एक तो एटम होता है बेटा कॉर्नर पे, ये तो एटम बेटा कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और एटम होता है एट द सेंटर ऑफ फेस, ये वाला। यानी जो एटम्स यहां से लेकर यहां तक B टू D, इट इज अ फेस डायगोनल, यानी एटम्स टच ऐसे ही बेटा इस फेस पे होगा, कॉर्नर पे होगा, 4 कॉर्नर्स पे, और सेंटर ऑफ ईच फेस। ऐसे बेटा इस फेस पे 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, 6 के 6 फेसेस पे ऐसे ही होगा बेटा, यहां से भी एटम्स होंगे, यहां से भी बेटा इस तरीके से एटम्स होंगे हमारे पास। तो 6 के 6 फेसेस पे बेटा इसी तरीके से होगा, यानी एटम्स कहां से टच करते हैं? एटम्स टच ईच अदर along face diagonal. Atoms touch each other along face diagonal. Atoms आपस में कहां से टच करते हैं? फेस डायगोनल से, यानी यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज अ फेस डायगोनल। तो अगर मैं फेस डायगोनल की बात कर लेता हूं, फेस डायगोनल इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है R, यहां से लेकर यहां तक सेंटर तक है R, यहां से लेकर यहां तक है R, और यहां से लेकर यहां तक है R, क्योंकि एक एटम का होगा ना 2R, और इसका भी है R, इसका भी है R, दैट इज फेस डायगोनल। कितने R होते हैं? 4R। लेकिन आपको पता है कि जो फेस डायगोनल होता है इन ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 4R। ए क्या है? एज लेंथ ऑफ ए क्यूब, इसका भी एज लेंथ बेटा ए ही है। ए का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई √2R, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, दैट बिकम्स इक्वल टू 2√2R। अब एज लेंथ जो है ए, वो किसके बराबर है? 2√2R। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट विल बिकम इक्वल टू ए क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 2√2R का क्यूब। तो वो किसके बराबर है? 2 2 हुए 4, 2 का क्यूब, 2 2 हुए 4, 2 हुए 8, √2 का क्यूब, दैट कम्स आउट 2√2। तो सॉल्व करके आ जाएगा 16√2R क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विल बिकम इक्वल टू 16√2R क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आपको बेटा क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले आपको कैलकुलेट करना होगा पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? बराबर, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब, वो किसके बराबर है? 16√2R क्यूब। R क्यूब एंड R क्यूब विल गेट कैंसल आउट, 4 4 are 16, 16 and 16 will get cancel out. That comes out to be pi divided by 3√2. Pi divided by 3√2, and that comes out to be, pi का वैल्यू किसके बराबर है? सॉल्व करके बेटा 3.14 जब आप सॉल्व करोगे, it comes out to be 0.74. ये 0.74 के बराबर आता है। दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%। पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर है बेटा? इसमें 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी। तो आउट ऑफ 100 में से बेटा कितना ऑक्युपाइड है? 74%। जब 74% बेटा ऑक्युपाइड है, फिर मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ स्पेस अनऑक्युपाइड।
यानी अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी हमारे पास है, दैट विल बिकम इक्वल टू 26%. दैट इज 100 minus 74. दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 26%. ठीक है यहां पर. अब चलो डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z का वैल्यू किसके बराबर है, 4 इंटू m इज द मोलर मास, इंटू 1.66 इंटू 10 raised to power minus 24 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब. दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. यहां तक बेटा कर लिया, वेरी गुड. अब जो नेक्स्ट यूनिट सेल हमारे पास है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान देना. अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, बट इट इज अ क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब भी कि एटम्स कहां कहां पर प्रेजेंट है. एक तो एटम्स कॉर्नर पोजीशंस पे प्रेजेंट है, और एटम्स कहां पर प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. एक तो एटम्स बेटा ध्यान देना बेटा, ये वाला जो है ना, ये वाला इसका फ्रंट फेस है, और ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसका बैक फेस है. यानी बैक फेस को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं बेटा. ये इसका बेटा बैक फेस है, और दूसरा वाला इसका था कौन सा फेस, फ्रंट फेस. फ्रंट फेस एंड बैक फेस, ध्यान देना. एक तो एटम्स, अगर हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, उसके हमने कैलकुलेट किया है बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू 2. ध्यान देना. एक तो एटम्स बेटा यहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, यानी एक तो बेटा फ्रंट फेस का कॉर्नर, दूसरा बेटा बैक फेस का कॉर्नर. और कहां पर एटम प्रेजेंट है, एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर, और एक एटम बेटा सेंटर पे है. यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल होता है, फ्रंट फेस का कॉर्नर और बैक फेस का कॉर्नर, यानी इस फेस का और उस फेस का कॉर्नर, मगर इसके अपोजिट कॉर्नर्स अगर हम ज्वाइन कर देंगे, यू कॉल दैट डायगोनल एज बॉडी डायगोनल. ये फेस डायगोनल नहीं है, क्योंकि ये एक फेस पे नहीं है. दीज आर ऑन टू डिफरेंट फेसेस. और यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल होता है, यू कॉल दैट एज बॉडी डायगोनल. अब एटम्स कहां से टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के थ्रू. एटम्स टच ईच अदर थ्रू बॉडी डायगोनल. एटम्स आपस में कहां से टच करते हैं बेटा, बॉडी डायगोनल के थ्रू. अब मुझे बता बेटा, अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात कर लेता हूं, बॉडी डायगोनल फिर किसके बराबर है, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू, ध्यान देना, ये आर हमारे पास, इस एटम की कितने आर आ जाएंगे, 2r, और इस एटम का भी आर. यानी बॉडी डायगोनल यहां से लेकर यहां तक जो होता है, ये बॉडी डायगोनल होता है. एंड बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r. लेकिन इससे पहले आपने बेटा पहले ही टॉपिक में हमने देखा था, जब हमने बोला था क्यूब में बॉडी डायगोनल होता है किसके बराबर, √3a इज इक्वल टू 4r. a इज इक्वल टू 4/√3r. दिस विल बी द बॉडी डायगोनल. जब बॉडी डायगोनल a का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4 डिवाइडेड बाय √3r. वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, a क्यूब. दैट इज इक्वल टू 4/√3r का क्यूब. दैट कम्स आउट टू बी 4 4 हुए 16 हुए 64 डिवाइडेड बाई
3√3r का क्यूब. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा. अब आपको बेटा क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड डेंसिटी. तो फर्स्ट वी विल सी द पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? Z. Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. वो किसके बराबर है? 2 into 4/3 pi r cube divided by 64 r cube divided by 3√3. R cube and R cube will get cancelled. It becomes equal to 4 to 8 pi divided by 3. फिर अगर मैं बेटा इसको मल्टीप्लाई लेता हूं ना, 64 डिवाइडेड बाई 3√3. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा ना, ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मुझे इसका क्या लेना है? इनवर्स. दैट इज 3√3 डिवाइडेड बाई 64. 8 1r 8 8r. 3 and 3 will get cancelled out. That comes out to be pi√3 divided by 8. That comes out to be 0.68. यानी अगर आप देखोगे पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, 64 डिवाइड बाई 3√3 था ना, इसको आपने मल्टीप्लाई में लिया. मल्टीप्लाई में लेने का मतलब है आप इसको बेटा इनवर्स कर दोगे. दैट इज यहां पर लास्ट पे क्या बचेगा? पाई इंटू √3 डिवाइड बाई 8. दैट कम्स आउट टू बी 0.68. फिर पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? पैकिंग एफिशिएंसी दैट कम्स आउट टू बी 68%. 68% क्या होगी बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी. परसेंटेज ऑफ स्पेस अनऑक्युपाइड. अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा? 100 minus 68. दैट विल बी इक्वल टू 32%. तो नेक्स्ट आपके पास अगर आपको देखना होगा डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z का वैल्यू 2 इंटू मोलर मास, जो भी एटम वहां पर देखे होगा, इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू A क्यूब. दिस विल गिव यू द डेंसिटी. तो अगर आपको बोला जाएगा ना मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी है? फेस सेंट्रल क्यूबिक, जहां पर 74% ऑक्युपाइड है. 100 में से 74% ऑक्युपाइड है. फिर उसके बाद बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, जहां पर 100 में से 68% ऑक्युपाइड है. और लास्ट पे बेटा कौन सा? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पर ओनली 52.3% ऑक्युपाइड. तो इससे बेटा ये पैकिंग फ्रैक्शन एंड डेंसिटी बेटा इक्वेशन कंप्लीट होते हैं. अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी पैकिंग इन सॉलिड्स.